तो बच्चों नमस्कार। आज का ये वीडियो प्रश्नावली 1.1 को समर्पित है। तो जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके गुणनफल के रूप में लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए और ये साबित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुण LCM के बराबर होता है। तीसरा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। चौथा ये HCF अगर ज्ञात हो तो LCM ज्ञात करना है। जांचना है कि 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। फिर है कि भाज्य संख्या है या नहीं है और है तो क्यों है, ये हमें पता करना है। और सातवां एक व्यवहारिक प्रश्न दिया गया है, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, जैसा 140, 156, 3825, 5005 और 7429। तो इन संख्याओं का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यह एक कड़ी के रूप में जुड़ती है। अगर अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो इसकी सहायता से आप HCF और LCM ज्ञात कर पाइएगा। आप यह भी साबित कर पाइएगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह क्या होती है कि दोनों के लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह आपको क्या जानना चाहिए। अगर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो आपको जानने चाहिए विभाज्यता के नियम, और यह भी हमें पता होनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी संख्या, मेरा मतलब है कि जो आपके परीक्षा के लिए जितनी आवश्यक है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर कितनी बड़ी संख्या हो, आप उपरोक्त उदाहरण में भी देख रहे हैं, अब कितनी बड़ी संख्या हो पता करना है कि भाज्य है या अभाज्य है। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों के विषय में बात कर लेते हैं, विभाज्यता के नियम के बारे में। और कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी हो तो उसे कैसे पता करते हैं कोई भी भाज्य है या अभाज्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले विभाज्यता का नियम, हम लोग विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। देखिए, विभाज्यता का नियम का अर्थ यह हुआ कि कोई भी संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित होगी, खास करके अभाज्य संख्या से। तो कम से कम आप ये इतनी संख्या जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, इतनी संख्या से विभाज्यता का नियम आपको जानने चाहिए। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 7 का तो वैसे तो कोई विशेष रूल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 7 का एक नियम है तो मैं आपको बता देता हूँ। 7 से 11 से, और 13 भी है। चूँकि 7 और 13 का जो विभाज्यता का नियम है उतना व्यवहारिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ सहूलियत होगी, तो आप ये भी जान लीजिए। तो कम से कम ये जो 5-6 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, इनसे विभाज्यता का नियम पता अगर आपको होगा तो परीक्षा के दृष्टिकोण से हो या संख्या को जल्दी से जल्दी हल करना है तो उसके लिए भी आपको यह सहायक साबित होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। कोई भी संख्या 2 से विभाजित क्यों होगी, किस प्रकार से होगी, अगर उसमें क्या फीचर देखेंगे लिखा है, जैसा कि उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि 248, 132 और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो यह संख्या है वो 2 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो इसके लिए क्या जानने आवश्यक है, क्या लिखा है कि इकाई के स्थान पर क्या होने चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब देखिए 248 जब लिखा हुआ है, 248 में इकाई के स्थान पर क्या देख रहे हैं, इकाई का स्थान तो जानते ही होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से। तो इकाई के स्थान पर क्या देख रहे हैं, 8 देख रहे हैं। तो 8, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इन सब में से कोई भी संख्या हो तो निश्चित ही वो 2 से विभाजित होगी। इस प्रकार से 132 भी आप देख रहे हैं, तो इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर 2 है। तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इन सब संख्या में से कोई भी संख्या हो तो 2 से विभाजित होगी। आप कितनी बड़ी संख्या ले लेंगे, मैं आपको बोलूं कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी, तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 3 है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कोई भी संख्या भाज्य है, माफ़ कीजिए, कोई भी संख्या 2 से विभाजित होने वाली है या नहीं होने वाली है। वैसे 2 से विभाजित होने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको जानने चाहिए। क्या लिखा है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी विभाजित होगी। संख्या के अंक
अब जैसे 123 जो है वह एक संख्या है और उसमें कौन कौन से अंक है, 1 है, 2 है और 3 है। आप इस तीनों अंकों को जोड़िए, 3 2 5 1 6 होता है, 6 3 से विभाजित होती है, इसलिए 123 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप इसे भाग लाकर विभाजन विधि से आप देख सकते हैं। और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी, 2 से तो विभाजित हो रही है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 4 है। 3 से विभाजित होने के लिए हम इसके सभी अंकों को जोड़ देंगे, 5 3 8 10 4 14। 14 जो है 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन अगर वही मैं कहूँ 5 3 2 4 1, अगर इस संख्या के बारे में मैं बात करूं तो क्या यह संख्या विभाजित होगी? यह संख्या तो निश्चित ही विभाजित होगी। 5 3 8 10 4 14 1 15, 15 3 से विभाजित होती है तो यह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो यह है 3 से विभाजितता के नियम। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, आप 4 से विभाजितता के नियम भी आप देख लीजिए। देखिए अंतिम 2 स्थान, अंतिम जो 2 अंक होते हैं यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक, अगर दोनों को देख लेते हैं कि अगर वह 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या जितनी ही बड़ी संख्या लिखी जाए वह 4 से विभाजित होगी। हालांकि मेरे हिसाब से अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानने चाहिए। मैं इतनी बड़ी संख्या लिख देता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि क्या यह संख्या 4 से विभाजित होगी, तो बिल्कुल होगी। हमें तो इधर देखना ही नहीं है कि पीछे क्या है, हमें तो देखना है इकाई का अंक और दहाई का अंक। दोनों हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई दहाई मिला करके 12 है, तो 12 तो 4 से विभाजित होती है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपको ये जानने हैं। आगे देखते हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि 2 से विभाजितता का नियम है कि जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 रहे तो वह 2 से विभाजित होगी। तो 5 से विभाजित होने के भी नियम लगभग बराबर ही है, बशर्ते उसमें क्या है, उसमें 0 2 4 6 8 था, यहाँ पर 0 और 5 है। 0 और 5 में से कोई भी संख्या रहे वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसा कि आप नीचे उदाहरण में देख रहे हैं 145 में इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है। कितनी बड़ी संख्या लिखी जाए उसे कोई मतलब नहीं, इतनी बड़ी संख्या भी 5 से विभाजित होगी। हमें बस यह देखना है कि उसके इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, कौन से अंक है। तो 0 या 5 में से दोनों में से कोई भी एक अंक रहे तो वह निश्चित ही 5 से विभाजित होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे समझ लें। 6 से विभाजित होने के नियम, देखिए जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। आप ज़रा देखें 321, 312 दोनों में देखें। इसको क्या देख रहे हैं कि यह 2 से विभाजित नहीं हो, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 1 है। तो यह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, लेकिन 312 के बारे में बात कर ले। सबसे पहला है कि यह 2 से विभाजित होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, तो यह 2 से विभाजित होगी। और 3 से विभाजित होने के नियम क्या है, इसके अंकों को जोड़ते हैं। 3 + 1 + 2, 3 1 4 2 6, तो यह 3 से भी 6 3 से विभाजित होती है, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब 312 कौन सी संख्या हुई? 312 संख्या वैसी संख्या हुई जो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो इस प्रकार यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। आप ऐसे भाग ला के देख सकते हैं। 312 में 6 पंचे 30, 1 2 6 दूनी 12, इस तरह से हम ऐसा देख सकते हैं। एक यह भी उदाहरण दिया हुआ है 132 का, तो आप उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 9 से विभाजित होने के नियम। 9 से विभाजित होने के नियम, यह 3 से विभाजित होने के नियम की तरह ही है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ दें, अगर वह 9 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, वह 9 से विभाजित होगी। जैसे कि 7 2 9 729, इसको देखें, इसके सभी अंकों को जोड़े, 7 + 2 + 9 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। तो 18 9 से विभाजित हो रही है, इसलिए पूरी संख्या भी क्या होगी, पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से यह 9 से विभाजित होने के नियम है। आगे देख लेते हैं। और 7 से विभाजित होने के नियम, यह थोड़ा सा जटिल भी है और उतना व्यावहारिक नहीं है, लेकिन हाँ छोटी मोटी संख्याओं के लिए, 2 अंक 4 अंक की संख्याओं के लिए जो है, 4 अंक तक की संख्याओं के लिए आप इसे समझ सकते हैं कि यह कोई भी संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसमें क्या है, नियम क्या है
कि सबसे पहला बताया गया है कि अंतिम अंक को हटाइए। अंक देखिए, संख्या और अंक में अंतर होता है। जैसे 203 की बात करें तो यह पूरी संख्या है और इसके अंक कौन कौन से हैं, तो 2, 0 और 3 इसके अंक है। तो इसका तरीका क्या है, 7 से विभाजित होने के लिए हम कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले अंतिम अंक को हटाइए। मतलब यहाँ अंतिम अंक कौन सा है, तो 3, अंतिम अंक यह 3 है। उसे 2 से गुना करके 2 से गुना कीजिए। अब 3 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। और बाकी जो संख्या है वो क्या है, आप 3 हटा दीजिएगा तो बाकी क्या है, 20 है। 3 हटाने पर क्या दिखाई दे रहा है, 20 दिखाई दे रहा है। तो आप 20 में से 6 घटाइए, 20 में से 6 घटाइएगा तो क्या होगा, 14 होगा। और यह 7 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 203 भी वो 7 से विभाजित होगी। इसे 2-3 उदाहरण लेकर और आप देख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 42, आप तो जानते ही है कि 42 जो होता है, नहीं 42, अगर हम ऐसे 142 देख लेते हैं। 7 से पहले क्या करना है कि अंतिम अंक को हटा देना है, 2 से अंतिम अंक को हटा देना है। तो 3 दूना 6 हो गया। और इसे 14 में से जो 2 के अलावा जो है बाकी क्या दिखाई दे रहा है, 14 में 6 घटाएंगे तो 8 होगा। तो यह 8 7 से विभाजित नहीं होती है पूर्णतः, इसलिए 142 जो होगा 142 यह 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप मैंने पहले ही कहा कि यह उतना व्यावहारिक नहीं है जितना मतलब बाकी से विभाजिता का नियम, जैसे 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम ऐसा है। अब आगे बढ़ते हैं और 11 से विभाजिता का नियम जो है वो हम लोग देखते हैं। देखिए अंकों को क्या लिखा है, अंकों को बारी बारी से जोड़ना और घटाना, यानी 1 जोड़े 1 घटाए, 1 जोड़े 1 घटाए। और अंतिम परिणाम अगर 0 या 11 का गुणज आता है तो निश्चित ही वह 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे देख लीजिए यहाँ जो उदाहरण दिया है 2728, तो क्या करना है, 1 जोड़े 1 घटाए, फिर 1 जोड़े फिर 1 घटाए, इस तरह से। जैसे 2 में पहले 7 घटाएंगे, ठीक है, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे 8 घटाएंगे। तो क्या देखते हैं इसमें, हम क्या देख रहे हैं, -5 ऐसा करके -11 आ रहा है। तो -11 जो है 11 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या मतलब 2728 जो होगी वह भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप ज़रा ये देखिए 1001, क्या यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो देख लीजिए 1 में घटाएंगे 0, फिर जोड़ देंगे 0, फिर घटाएंगे 1, ऐसा करके क्या आता है, 0 आता है। तो 0 आए तब, 11 का गुणज आए तब, दोनों में से किसी भी प्रकार की बात हो तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसा कि 1001 भी और यहाँ 2728 दोनों जो है 11 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो इसे समझने की आवश्यकता है। आगे जब प्रश्न बनाइएगा तो आपको काफ़ी सहयोग करेंगे, ठीक है। अब देख लिए 13 के विभाजिता का नियम है, तो 7 से यह मिलता जुलता है। उसमें क्या है कि अंतिम अंक को हटा करके 2 से गुना किया गया है, इसमें अंतिम अंक को हटा के 4 से गुना किया गया है। बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ जो उदाहरण लिया है 351, ठीक है, 351 में अंतिम अंक कौन सा है, 1 है। तो 1 में आप कितना गुना करेंगे, 1 में आप 4 से गुना करेंगे, ठीक है। और कितना घटाएंगे, तो 4 एकम 4 हो गया, और 1 छोड़ दे तो क्या होता है 35। तो 35 में पहले 4 जोड़े तो 35 4 39, ठीक है। जोड़े या घटाएं, कुछ भी करे, यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है कि 4 से गुना करें और बाकी संख्या में जोड़े या घटाएं, जोड़ने पर हो या घटाने पर हो, दोनों स्थिति में है। आप 7 से विभाजित का नियम देखें, इसमें क्या है, बाकी में से घटाइए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आपके 13 से विभाजिता का नियम में क्या देखा आपने, 13 से विभाजिता का नियम में आपने क्या देखा कि जोड़िए या घटाइए। तो यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ 39 39, तो 39 13 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या जो होगी 351 यह भी विभाजित होगी। तो इस प्रकार से हम 13 से विभाजिता का नियम देख रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ विभाजिता का नियम, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम आने ही चाहिए।
हाँ, लेकिन आपको क्या है ना कि बार अगर कोई बड़ी संख्या दे दी रहती है, अगर इतनी बड़ी संख्या है और आपको बोला जाता है कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें, जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने जाइएगा तो क्या होगा, आपको पता चलना चाहिए कि यह पहले 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, या सब में आप ऐसे भाग लगा के देखेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएंगे। और यह थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब आपने कुछ सीखा नहीं है और तो अब बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि इसके इकाई के स्थान पर 6 है तो निश्चित ही पहले 2 से ही विभाजित हो जाएगा। अब 2 से विभाजित होगा तो अपने बुद्धि से यहीं पर भाग देंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 2 8 16 और 2 3 6। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यह 2 से विभाजित, अभी देखिए अभी 2 से विभाजित नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, न 2 से विभाजित होगी न 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, 0 और 5 चाहिए। 2 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, 0 2 4 6 8 ये चाहिए। तो हम चेक करते हैं 3 से विभाजित होगी नहीं होगी, तो 1 2 3 3 8 11 11 3 14, 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए 11 से देख लेते हैं। 8 1 9 3 2 5, नहीं यह भी 11 से विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार से कम इतना राहत आपको ज़रूर मिल जाएगा कि कोई भी संख्या कहाँ तक जाएगी, उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि हाँ कम से कम 2 3 5 7 11 इन 11 13 इन सब संख्या जो अभाज्य संख्या है, इसके रूल थोड़े से पता होना चाहिए, इससे आपको सुविधा बढ़ेगी और कुछ नहीं है। तो बच्चों अब यह भी एक बड़ी बात होती है कि बड़ी से बड़ी संख्या दे दी गई हो और हमने सारा जितना क्षमता अनुसार जो है वो जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो सबसे भाग दे के भी देख लिया है और हमने पाया कि यह संख्या क्या है, कि अमुक संख्या यह भाज्य है या अभाज्य है, यह पता नहीं चल रहा है। क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या का तो बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। हाँ, कि अब इसका जो है आपको अब और इसमें या जो आ गई है अब इसमें भाग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यह पता करने के लिए जो सबसे उचित तरीका है, वो सबसे सिंपल तरीका है, वो प्राचीन तरीका भी है, ये ट्रायल डिवीजन है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि हम पता कर पाते हैं कि कोई भी संख्या अभाज्य है या भाज्य है, यह पता कर पाते हैं। ठीक है, तो यह तरीका को क्या कहता है कि अगर कोई संख्या n है, ठीक है, अगर कोई संख्या n है तो क्या करते हैं, 2 से लेकर √n तक। ठीक है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 से लेकर के और √n के आसपास का जो अभाज्य संख्या होगा उससे हम पूरा मतलब भाग लगा के देखते हैं। अगर उन संख्या से यह विभाजित हो गई तो ठीक है, और नहीं विभाजित होगी तो जो प्राप्त होगा कि n क्या होगा, n एक अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, क्या हमने क्या बात किया कि कोई भी संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या a ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, भाग लगाएंगे, 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से। देखिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भाज्य संख्या है। मैं केवल अभाज्य संख्या इसीलिए कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड, न कि अगर कोई संख्या अगर 9 से लग जाएगी तो निश्चित है कि 3 से भी विभाजित होगी। ठीक है, कोई संख्या 6 से विभाजित होगी तो निश्चित है कि 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी। तो इसलिए 6 से नहीं लगाते हैं, अभाज्य संख्या से केवल लगाते हैं। 13 से लगाएंगे, ऐसे करते करते आगे तक जो भी है, 13 के बाद 17 है, 19 है, ये सब है। और कहाँ तक लगाएंगे भाग अमुक संख्या में, तो इसके वर्गमूल के नज़दीक तक। ठीक है, इसके वर्गमूल के नज़दीक तक लगाएंगे और पाएंगे कि क्या यह संख्या इसमें से किसी संख्या से विभाजित हो रही है तो ठीक, और विभाजित नहीं हो रही है तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगर इस समय से किसी से लग गया तो भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो 1-2 उदाहरण से आप जब लगाइएगा तो समझ में आएगा। तो क्या है, एक यह भी ध्यान हम लोग को रखने हैं कि हमेशा क्या करते हैं कि 2 से लेकर और √n तक, मतलब अगर n संख्या है उसके लिए, n अगर संख्या है, n संख्या के लिए क्या करते हैं, 2 से लेकर √n तक लगाते हैं। केवल अभाज्य संख्या से लगाना, मैंने पहले ही कहा, यदि कहीं भी पूरा भाग चला गया तो वह भाज्य है। यह तरीका छोटी संख्याओं के लिए अच्छा है, जैसे 10 लाख तक ठीक है, लेकिन अगर
माने थोड़ी सी बड़ी संख्या हो। और देखिए आपकी परीक्षा के लिए 10 लाख तक पूछेगा भी नहीं, छोटी मोटी संख्या ही पूछी जाती है। जस्ट आपसे जांच किया जाता है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि क्या आप साधारण भी विभाज्यता का नियम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर संख्या जो कोई भाज्य संख्या है उसे तोड़ना है तो क्या आप तोड़ना जानते हैं कि नहीं जानते, आपसे यही अपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर, ये साधारण सा उदाहरण है, आप ज़रा देखें कि 91 क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि 91 क्या, यह भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या 91, तो इसके लिए क्या करते हैं, 2 से शुरू करेंगे, 2 3 5 इस तरह से लगाते जाएंगे। और आप ज़रा सोचें कि 91 रूट 91, रूट जैसे n लिखा हुआ था वैसे अगर n का मान अगर 91 है तो रूट n तक, मतलब अब ज़रा बताइए कि 91 जो है उसके नज़दीक परिपूर्ण वर्ग कौन सा है। 9 9 81, 10 दहाई तो 100 हो जाता है। ठीक है, तो आप 9 या 10 ऐसा मान सकते हैं, 9 के आसपास का होगा, 9.5 जैसा कि इसमें दिया है कि 9.5 होगा। तो आप 10 तक मोटा मोटी जो है 10 तक आप सोचिए कि 10 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 तो है नहीं, आप आगे बढ़ जाइए तो 11 हो जाएगा। अगर यह चारों संख्या में से किसी संख्या से भी, किसी एक संख्या से भी विभाजित अगर हो जाता है तो वह संख्या भाज्य होगी। अब ज़रा सोचें, 2 से विभाजित नहीं होगी, इकाई के स्थान पर जो है 91 जो है इकाई के स्थान पर क्या है 1 है, तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी चेक करेंगे, 9 1 10 अंकों को जोड़ेंगे, 9 1 10, 10 जो है 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 की बात कर ले, इसके इकाई के स्थान पर क्या है 1 है, तो यह संख्या भी 5 से भी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 5 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, 0 या चाहिए या 5 चाहिए, तो 5 से भी नहीं होगा। अब बचा इकलौता 7, तो आप 7 से भाग लगाइए, तो वैसे भी हम लोग जानते हैं 13 का पहाड़ा पड़िएगा, 13 7 91 होता है, तो 7 से यह विभाजित हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि यह क्या है, यह भाज्य संख्या नहीं है, बल्कि यह माफ़ कीजिए, यह अभाज्य संख्या नहीं बल्कि भाज्य संख्या, क्योंकि यह 7 से विभाजित होगी। 7 से लगाइएगा, 13 से भी कट गया, 13 7 91। तो ये है, इतना से अगर इतना से नहीं कटा तो यह हम क्या मानते हैं कि 91 क्या होता, एक अभाज्य संख्या होता। ठीक है, तो यही चीज़ जो है आपको चरण बाई चरण जो है आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये है आपकी सहूलियत के लिए। अब हम लोग अध्याय को शुरू करेंगे और देखिएगा कि किस प्रकार से आपको ये अध्याय बनाने में आपकी मदद करता है। ठीक है बच्चों, मेरा उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे देना। अगर इतना भर उद्देश्य रहता तो मेरा यह वीडियो मुश्किल से 10-20 मिनट या 30 मिनट का होता, लेकिन थोड़ा सा लंबा वीडियो है, तो इसका मतलब यही है कि हम चाहते हैं कि आप में वह काबिलियत विकसित हो, आप में वह क्षमता विकसित हो जिसके सहारे आप किसी भी प्रश्न को बना सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है कि अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो हम थोड़ा तेज़ी से गुजरेंगे, क्योंकि आशा है कि आप सभी विभाज्यता के नियम को जान गए होइएगा। और अब चाहे तो इसे वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा समय भी खर्च हो। तो आप आगे बढ़े, देखें क्या है कि 140 इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो क्या लिखेंगे सर। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कोशिश की जाती है 2 से लगाएं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, इस तरह से हम आरोही क्रम में लगाते हैं। इससे आपको सुविधा होगी। क्या सुविधा होगी, हालांकि गलत नहीं होगा। अगर पहले 11 से मैं लगा के देखूं और 7 से अगर पता चले कि यार अच्छा 11 से भी कट रहा है, तो ऐसे कोई बात नहीं है कि आपका गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें। ठीक है, इस तरह से कि हम आरोही क्रम में इसे लगाएं, क्योंकि बाद में आपको सजाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो आपको उसी क्रम में लिखना पड़ेगा। चलिए 140 का निकालते हैं। 140 का तो सबसे पहले देख रहे हैं 2 से विभाजित होगी, 2 से 70 मरतबे, फिर ठीक है इकाई का स्थान पर 0, फिर 2 से लगेगा, 2 से 35 मरतबे। अब देखिए 3 से विभाजित होगी नहीं, 5 3 8, 3 5 8 होता है, 3 से नहीं होगी विभाजित, 5 से लगाएंगे, इकाई का स्थान 5 लग जाएगा, तो 5 7 35। अब आपको अभाज्य संख्या नीचे प्राप्त हो गया।
ठीक है। अब किसी भी संख्या से आप लगाइएगा तो ये उतना ही मर्तबे लगाना पड़ेगा, अभाज्य संख्या हो गई। तो इसलिए 140 बराबर क्या हुआ, 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये जो साइड में जो देख रहे हैं इतना इस सब का गुना कर देते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा लिखना है, 2 के पावर अगर 2 बार है तो 2 के पावर 2, 5 एक बार है तो 5 के पावर 1 और 7 एक बार है तो 7 के पावर 1। तो इस तरह से आपने अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया। आप 156 का निकाल के देखें। 156 क्या है, पहले 2 से लगेगा, 2 सते 14, 1 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से लगेगा, इकाई का स्थान पर 8 है तो क्या होगा, 2 तिया 6, 1 2 नमा 18। अब देखिए 2 से विभाजित नहीं होगी लेकिन 3 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 9 3 12, 3 चौका 12, 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। 3 से लगाएंगे तो 13 तिहाई 39, ठीक है। तो 156 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसे क्या करेंगे, इसे अगर इस तरह से पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 13, ठीक है, 13 के पावर 1। तो इस तरह से 156 का आपने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब है कि 3825 का आप ज़रा देखें कि क्या यह 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। 2 से तो नहीं होगी क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है। 5 से तो विभाजित जरूर होगी पहले, लेकिन 3 से देख लेते हैं। 8 3 11, 11 2 13 5, 13 5 18, 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से लगा के देखें। आपको ऐसे अगर समझ में नहीं आता तो इसे सिंपल तरीका से आप भाग ला के देखें 3 से, इस तरह से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 1 3 5 15, ठीक है। 5 7 12, 12 2 14 15, फिर 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, ठीक है। अब क्या है, 5 2 7 4 11। अब जो है वह 3 से विभाजित नहीं होगी तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 5 है। 5 से तो विभाजित होगी क्योंकि इसके इकाई का स्थान पर क्या है, 5 है। तो 5 से विभाजित करेंगे तो 5 8 40 2 और 5 5 25, ठीक है। अब फिर क्या होगा, 5 से फिर विभाजित होगा, 5 से लगाएंगे तो 17 5 85। तो इसलिए आपको जो है वो पहाड़ा भी जानना जरूरी है जो आपने बचपन में पढ़ा है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, चीज़ें आसान होंगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को समझेंगे, चीज़ें उतनी ही आसान होती जाएंगी, ठीक है। और 3825 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आप देखते ही बोलेगा अरे इतनी बड़ी संख्या है, पता नहीं किससे लगेगा। आप बना के एक बार देखिए, जब शुरू कीजिएगा तो प्रारंभ में आपको समस्या आएंगी ही, लेकिन जो आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी समस्या कम होती जाएगी। क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट भी बढ़ते जाएंगे और दूसरी बात है कि आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो भी इम्प्रूव होती जाएगी, वो भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप डरे नहीं, चीज़ों का सामना करें। सभी चीज़ें आसान ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 5005, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि 2 से तो विभाजित होगी नहीं क्योंकि इकाई के स्थान पर, इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है। आप 5 5 10, यह 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 से तो निश्चित ही होगी, 5 से विभाजित होगी तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 1, इस तरह से। फिर अब कौन सी संख्या से विभाजित होगी, ज़रा सोचें कि यह कौन सी संख्या से विभाजित होगी। तो 11 से हो जाएगी, जो नियम हमने बताया था 11 से विभाजित आ गया उसमें हो जाएगी। एक जोड़े, एक घटाएं, फिर जोड़े फिर घटाएं, इस तरह से करने में यह जो है शून्य आ रहा है तो 11 से हो जाएगा विभाजित। 11 9 99, 1 11 एकम 11। अब तो 91 आ गया। अभी तो इसका भी उदाहरण आपने लिया था। तो क्या 91 को क्या किससे विभाजित पहले करेंगे, तो 7 से विभाजित हो रही, 13 7 91। तो एक चीज़ यह भी है कि आप जितना बनाइएगा तो पता चलता रहेगा, अच्छा यह संख्या इतना से विभाजित हुई थी। आप इसे कनेक्ट कर पाइएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको याद आएगा कि अच्छा हमने इस तरह इस जो संख्या है इस संख्या का इतना से विभाजित किया था तो विभाजित हो गया था, नहीं हुआ। तो यह भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने क्या प्राप्त किया 5005 के लिए, 5005 के लिए आपने क्या प्राप्त किया, 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13। आप इसे आरोही क्रम में अच्छी तरह से सजा लें। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। मैंने आपको पहले ही कहा कि आगे पीछे जैसे पहले 7 से विभाजित हो जाती, ठीक है, 7 से यह विभाजित हो जाती, लेकिन इसको चेक करने के लिए, हाँ, इसको चेक करने के लिए हम नहीं गए
और सीधे सीधे जो है हम देखें कि 11 से विभाजित हो रही है तो लगा दिया। इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट में लिखते टाइम में इस तरह हम आरोही क्रम में सजा देते हैं। यहाँ पावर के लिए तो कुछ है नहीं, सब में एक पावर होगा क्योंकि सभी एक बार ही आ रही है। तो 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1 गुने 11 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1। इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड 5/5 का प्राप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या क्या है 7429। 7429। अब बताइए, अब यह संख्या किससे विभाजित होगी? 9 2 11 4 15 7 15 7 22, ठीक है। तो आप ज़रा लगा के देखिए। अब इसके लिए क्या है कि आपको बार बार भाग दे करके देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या से मैं इसे लगाऊं। तो इसे देखिए 2 से विभाजित नहीं होगी, 2 से विभाजित, क्योंकि क्या इकाई के स्थान पर क्या है 9 है। 3 से विभाजित लगा के देखते हैं। 9 2 11 4 15 7 22, नहीं 3 से विभाजित नहीं। 22 आ रहा है तो 3 से तो विभाजित होगी नहीं। 2 से नहीं हुई, 3 से नहीं हुई, 5 से विभाजित नहीं होगी। 7 की बात करें तो 7 से लगा के देखें, ठीक है। 7 से तो 7 से विभाजित नहीं होगी, जरा लगा के देखें। 7 से 7 4 2 9, 7 एकम 7 4, यहाँ 0 2 7 छक्का 42, और यहाँ 7 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। 13 से लगा के देखें। 11 से तो नहीं होगी, नियम के अनुसार 11 से नहीं। 13 से लगा के देखते हैं। 13 से 7 4 2 9 कितना से विभाजित होगा? तो यह जो है 13 पछे 65, 14 में से 5 गया तो 9, और यह हो गया 2। 13 फिर क्या है 13 पचे 13 सत्ते 13 सत्ते 91, तो 1 यह विभाजित 13 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो अब और बड़ी संख्या जो है आपको लेने पड़ेंगे, वो भी जल्दी जल्दी, ठीक है। आपको तुरंत लेने चाहिए कि अब जैसे 17 है, 29 है, ठीक है। 17 29 इस तरह की संख्या आप लेकर देखें, किसी न किसी संख्या से यह पूर्णतः जरूर विभाजित होगी। तो हम लोग देखते हैं कि यह क्या 29 नहीं 17 से देखते हैं। 17 चौका 68 7, 17 चौका 17 से लगा के देखें 7 4 2 9, 17 चौका 68, 14 में से 8 गया तो 6 2, 17 चौका 17 तिहाई 51, 1 1 9, 17 सत्ते 119। आपने देखा कि इस तरह से आपको जो है ना वो ट्रायल मेथड से ट्राई कर करके देखना हो किसी न किसी संख्या से वो विभाजित हो रही है नहीं हो रही है, इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यह 17 से विभाजित हो रही है, और कितना मर्तबे हो रही है 437 मर्तबे। तो इसका भी हम चेक कर लेते हैं कि यह कौन सी संख्या से विभाजित होगी। 437 17 से विभाजित क्या होगी? 17 चौका 17 से देख लीजिए एक बार। 17 से 17 एकम 17 दूना 34, 17 दूना 34, 13 में से 4 गया तो 9 और 7, यह विभाजित नहीं होगी। 19 से देख ले, 19 से 4 3 7 देखें तो 19 दूना 38, 38 5 7, 19 तिहाई 57। देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ट्रायल मेथड से ऐसा कर करके देखते हैं। तो क्या आपने क्या देखा कि 7400 जो 29 है, 29 यह सबसे पहले किस संख्या से विभाजित हुई? तो 17 से विभाजित हुई, ठीक है। 17 से विभाजित हुई किस मर्तबे? 437 मर्तबे, 437 मर्तबे, 437 मर्तबे। और यह इसे हमने विभाजित किया 19 से, ठीक है। तो 19 से विभाजित किया तो कितना मर्तबे आया? तो आप देखिए 19 से 23 मर्तबे कटा, ठीक है, 23 मर्तबे। और 23 के बारे में हम लोग को तो पता ही है, यह एक अभाज्य संख्या है। तो 7429 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना चाहे तो क्या होगा? 17 गुने 19 गुने 23। इस प्रकार से क्या देख रहे हैं? इस प्रकार से बड़ी संख्या है उसे हम ट्रायल विधि से हम हल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या चाहिए? इसके लिए भी आपको तुरंत विभाजन भी आने चाहिए। भाग देने में आपको थकने नहीं चाहिए, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो होते हैं वो आलसी होते हैं।
जिसके वजह से सोचते हैं कि सारे चीज़ जो है वो टीचर ही बोर्ड पर करके दे दे और वो जो है अपना बस कॉपी भर ले और चले जाएं। तो इस तरह की बातें होती है, तो कभी आप ऐसे नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था आपका, आपने पूरी तरह से देख लिया होगा इसे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में HCF और LCM ज्ञात करना है और जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुना होता है वो लस और मस गुणनफल के बराबर होता है। तो इसे तो हमने उदाहरण में भी समझा था। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका लस और मस ज्ञात करते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है लस और मस निकालने का कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें। जैसे 26 और 91, तो 26 का निकालिएगा तो 3 गुने, माफ़ कीजिए, हाँ 26 का निकालिए, 2 से तो कटेगा, 2 गुने 13 यह होगा। और जब 91 का निकालिएगा तो क्या होगा, 7 गुने 13, 13 सत्ते 91। ठीक है, तो इसलिए इसका HCF निकाले, HCF तो क्या होगा, HCF निकालिएगा। HCF क्या होता है, ये दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या होगा कि उस दोनों में क्या हमें उभयनिष्ठ दिखाई दे रही है, तो 13 दिखाई दे रही थी, इसलिए इसका HCF क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा 13। ठीक है, और LCM की बात करें तो LCM क्या होगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सभी संख्या लिखते हैं और लिखते हैं कि हाईएस्ट पावर किस में है, जो हाईएस्ट पावर होगा वह हम लिखते हैं। जैसे देखिए 2, 13, 7, 3 तरह के, जैसे 2 है, 2 जरूर लिखें, गुने 13 लिखें, गुने 7 लिखें, आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्रम विनिमय नियम जानते ही होंगे। हाँ, तो 2 अधिकतम कितनी बार है, 2 26 में एक बार है और 2 इसमें है ही नहीं, तो एक बार है तो 1 लिखेंगे। 13 की बात कर ले तो 13 यहाँ पर कितना है, 26 में कितना है, एक बार है, और 91 में भी कितना है, एक बार है, तो एक बार ही होगा। 7 जो है यहाँ अधिकतम कितनी बार है, एक बार है, और 26 में कितनी बार है, एक बार भी नहीं है, तो एक बार है। तो यह जो होगा आप इसे गुना करें। ठीक है, आप इसे गुना करेंगे, 13 दूना 26। ठीक है, 26 और कितना है, 7 का गुणनफल है, तो कितना होगा, 182 हो जाएगा। आप ज़रा देखें, आप ऐसे 2 से 14, 14 में अगर कितना से गुना करेंगे, 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 182 होगा। तो चलिए अभी तो HCF और LCM हमें ज्ञात हो गया। अब क्या करना है, अब हम देखते हैं, यह चेक करते हैं ये वाला कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो चलिए बायां पक्ष देख लीजिए, LHS दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या कौन सी है, तो एक तो 26 है और दूसरी क्या है, 91 है। ठीक है, 26 और 91। तो 26 और 91 का गुणनफल क्या होता है, 26 और 91 गुणनफल क्या होगा, 2366। आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, और RHS का मतलब क्या हुआ, RHS का मतलब हुआ कि HCF गुण LCM। तो HCF क्या है, HCF आपका है 13 और LCM क्या है, LCM है आपका 182। तो 13 गुने 182 करके देखिए, 182, तो यह भी आपको कितना प्राप्त होगा, तो 2366 प्राप्त होगा। तो इसलिए आपने क्या देखा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उसके लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से साबित हो गया, यह बात जो है साबित हो गया। ठीक है, आप अगला उदाहरण दे करके भी आप इसे देख सकते हैं। जैसा अगला प्रश्न है 510 और 92 का। तो पहले तो गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 510 का आप गुणनखंड निकालें, कितना होगा, 510 का गुणनखंड निकालिएगा तो कितना होगा, 2 से 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, इस तरह से। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 8 24, 1 3 5 15। फिर क्या होगा, 5 से लगाइएगा तो 17 5 50, 17 एक अभाज्य संख्या है। तो क्या हुआ, 2 गुने कितना हुआ, 3 गुने कितना, 5 गुने 17। ठीक है, 510 का निकाले तो, और 92 का निकालिएगा तो कितना होगा, 92 का 2 से 46 दूना 92
और 6 4 10, 2 से कट जाएगा, 23 दूना 46, 23 दूना 46, ठीक है। तो क्या है, 2 गुने 23, 23 चौका 92, 23, और 23 अभाज्य संख्या है तो आगे हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो अब क्या करना है आपको करने हैं कि हम क्या देखेंगे, इसका HCF निकालेंगे। HCF में क्या देखते हैं, दोनों में कॉमन कौन सी है। तो देखिए 2 प्राप्त हो रही है, 2 के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं है। 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 आपस में नहीं है, 23 आपस में नहीं है, तो इसलिए इसका जो HCF होगा वो 2 ही होगा। LCM की बात करें, LCM तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो भी संख्या इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं वो ज़रूर लिखें। जैसे 2 दिखाई दे रहे हैं तो 2 हम लिख दिए, ठीक है। 3 दिखाई दे रहा है, 3 लिख दीजिए। 5 दिखाई दे रहा है, 5 लिख दीजिए। और भी है, 17 दिखाई दे रहा है, 17 लिख देंगे, और 23 दिखाई दे रहा है, 23 भी लिख देंगे, ठीक है। अब यह देखेंगे कि 2 अधिकतम जो है कितनी बार है। 2 अधिकतम कितनी बार है, यहाँ पर 1 बार है और यहाँ पर 510 में 1 बार है, 92 में 2 बार है, तो इसलिए 2 के पावर 2 होगा। 3 1 बार है ऊपर में, 3 नीचे 1 बार भी नहीं है, तो 1 बार ही है ना, कम से कम अधिकतम होनी चाहिए। 5 भी 1 बार ही है। 17 क्या है, 17 भी 1 बार है, और 23 भी 1 बार है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप गुना करके देखें, गुना करेंगे इस सभी संख्याओं का तो क्या होगा, 2 दूना 4, सीधे आप गुना कर, 2 दूना 4, 5 तिहाई 15 गुने 17 गुने 23, ठीक है। तो क्या होगा, 15 चौका 60, ऐसे गुना कर सकते हैं आप, थोड़ा शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं। वैसे गुना, टोटल गुना करने के बाद आपको जो है वह प्राप्त होंगे, आप ज़रा देखें, 23,460। तो आपको LCM प्राप्त हुआ, HCF प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि HCF और LCM जो यह जो जांच करना है, LHS जो होता है, LHS इसमें क्या देखेंगे, LHS बराबर, तो LHS में क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या का गुना आप करें, दोनों संख्या कौन सी है, 510, और गुने कौन सी है, 92, तो कितना होगा, 46,920। और RHS में क्या देखेंगे, RHS में लसा गुने मसा, तो लसा में कौन सी है, 23,460, और गुने मसा कितना है, 2 है, तो कितना होगा, ये भी गुना करने के बाद आपको 46,920 आए। तो संख्या कोई भी हो आपको जो है वह प्राप्त हो जाते हैं। यह जो है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लसा गुने मसा के बराबर होता है, तो इस संख्या के लिए भी आपके सत्य हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 336 और 54 का। तो 336 का पहले आप गुणनखंड निकाले तो कितना होगा, 336 का 2 से लगेगा, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 1 2 अठे 16, फिर 2 से लगेगा, 2 अठे 16, और 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा तो कितना, 2 चौका 8, 42 मरतबे, फिर 2 से तो क्या हो, 21 दूना 42, फिर 3 से, 3 सत्ते 21, ठीक है। और अब क्या दूसरी है, 54, इसका निकालेंगे 2 से तो क्या होगा, 27 दूना 54, 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, तो आपका 336 जो है वो किसके बराबर आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, इसके बराबर आया। और 54 जो है वह क्या है, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इसके बराबर है। तो अब इसका HCF और LCM ज्ञात कर ले। HCF क्या होगा, HCF तो दोनों में कॉमन कौन सी गुणनखंड है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो आप देखिए 1 2 का जोड़ा मिल रहा है, उसके बाद है 1 3 का जोड़ा मिल रहा है, और भी कुछ दिखाई दे रहा है तो बताएं, नहीं केवल इतनी है, तो 2 गुने 3 मतलब क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। और भी कुछ देखिए, जैसे इसमें 1 का जोड़ा हो 2 का जोड़ा हो सकता है और 3 का जोड़ा हो सकता है, ठीक है, और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो 6 होगा। LCM की बात करें, LCM तो मैंने आपको पहले ही कहा, LCM में आप जो भी संख्या आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब लिखें। जैसे 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। 2 अधिकतम कितनी बार है,
ऊपर वाले में 4 बार है, 1 2 3 4, तो 4 बार है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। और नीचे तो एक ही बार है, तो इसलिए अधिकतम जो है वो लिखा जाता है। ऊपर में 3 कितनी बार है, तो 1 बार है। नीचे में 3 कितनी बार है, तो आपके जो है वह 3 बार है। ठीक है, 3 बार है, तो क्या होगा, 3 बार है तो 3 बार ही लिखा जाएगा, और 7 1 बार है, तो इस तरह से। तो आप जब गुना करेंगे तो 2 4 2 8 2 16, 16 और 3 3 तो 27, 16 गुने 27 और गुने 7 कितना होगा, तो 3024 प्राप्त होगा। इसका निकालिए, 2 के पावर 4 में 2 2 4 2 8 2 16, 3 3 तो 27, 16 गुने 27 गुने 7, 16 गुने 27 गुने 7 आप करके देखें तो 3024 प्राप्त होगा। अब जो है HCF और गुने LCM तो प्राप्त हो गई। तो LHS बराबर क्या है, LHS में क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या कौन कौन सी है, 336 और गुने 54 है, इसको गुना करते हैं, 336 और 54, 336 और 54 का गुणनफल कितना होगा, आप गुना करें 336, अलग गुना करके आप जरूर देखिएगा, 54, इसका क्या मान होगा 18144 यह होगा। और RHS में क्या है, RHS में है कि आपका मसा गुने लसा। तो मसा गुने लसा वो क्या दिखाई दे रहा है, मसा गुने लसा, एक तो मसा जो आया है वो 6 है। ठीक है, मसा जो है वो क्या है 6 है, और आपका जो लसा है वो 3000 कितना है 24। ठीक है, मसा 3024 लसा है। ठीक है, तो इसका गुना जब कीजिए 18, और जैसा कि आप देख रहे हैं 18144 ही प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए क्या प्राप्त होगा, लसा LHS बराबर RHS। ठीक है, तो यह बात जो है, यह बात सभी प्रश्न के लिए यह बात सत्य साबित हुआ कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लसा गुने मसा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका मसा और लसा निकालना है। तो अभी तक तो मैं लगातार पिछले प्रश्न में भी मैंने ऐसा ही किया, लसा गुने मसा ज्ञात किया। कुछ नहीं करना है, जस्ट इसका आप गुणनखंड निकालिए, अभाज्य गुणनखंड, और उसको क्या करना है, उसका HCF LCM निकाल दीजिए। जैसे 12 है, देखिए 12 का, अब देखिए 12 है, 12 बराबर क्या होगा, 12 बराबर क्या होगा, 2 दूना 4 3 12, 15 बराबर क्या होगा 3 गुने 5। ठीक है, और 21 बराबर क्या होगा, तो 3 गुने 7। इस तरह से जब गुणनखंड निकालिएगा तो इस तरह से आएगा। तो HCF इसका क्या होगा, HCF हायर कॉमन फैक्टर क्या होगा HCF। तो इसमें हम देखेंगे सब में से जो है गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ कौन से गुणनखंड आ रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, 3 जो है तीनों में है, तो 3 ही इसका क्या होगा HCF हो गया। LCM की बात करेंगे, LCM की बात करें तो LCM में क्या होगा कि जो भी इसमें दिखाई दे रहा है पहले वो लिख देते हैं। जैसे 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है और 7 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या देखें, 2 अधिकतम कितनी बार है, 12 में 2 बार है, इसमें 1 बार भी नहीं है, इसमें भी 1 बार नहीं है, तो 2 बार लिख देंगे। 3 अधिकतम कितनी बार है, 3 यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो 1 बार ही लिखा जाएगा। 5 की बात करें तो 5 भी 1 बार ही है और 7 भी 1 बार ही है। तो क्या करेंगे, 2 दूना 4 4 तिहाई 12 12 पंचे 60 और 60 सत्ते, अब गुना करें 4 तिहाई 12 12 पंचे 60 60 गुने 7 7 छक्का 42 पर 1 0। इस तरह से आपका जो है HCF और LCM ज्ञात हो गया। तो काफ़ी आसान है, इसे आप ज़रूर निकालें। अगला प्रश्न है 17 23 और 29। 17 का गुणनखंड निकालिएगा तो 17 गुणनखंड निकलेगा ही नहीं, 1 गुने 17। ठीक है, तो 17 का तो 17 ही हो जाएगा केवल। ठीक है, 29 की बात करें तो 29 का भी अभाज्य संख्या है, उसका भी गुणनखंड आप निकालिएगा तो वैसे ही रहेगा 23 का, और 29 का भी सेम टू सेम है, माफ़ कीजिए 29 का भी। तो इस तरह से आप देखिए इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। तो HCF कुछ नहीं, इसमें क्या गुणनखंड कोई आ रहा है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है, आपस में कुछ भी गुणनखंड नहीं है, तो 1 है। जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद LCM की बात करें, LCM की बात करें
तो एलसीएम में क्या दिखाई दे रहा है तीनों में 17, इसमें 23 दिखाई दे रहे हैं और इसमें 29, और सभी में 17 भी एक बार ही है, 23 भी एक बार ही है और 29 भी एक बार ही है। इस तीनों का जो गुणनफल होगा वही आपका एलसीएम होगा। आप गुना करके देख लीजिएगा कितना है, तो इसका गुणनफल जो होगा एलसीएम होगा। इसका एक मतलब यह भी निकाले कि जिसका मौसा जो है, जिसका मौसा यानी कि जिसका HCF एक हो तो अगर उसका लसा निकालने के लिए बोला जाए, उसका लसा निकालने के लिए बोला जाए हाँ या एलसीएम, तो क्या होगा, सीधे संख्याओं का गुणनफल जो होगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए, आप एक दो बार जो है ट्राई कीजिएगा तो आपको यह जो है दिखाई देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8, 9, 25 का। तो 8 का निकालें तो 2 दूना 4, दूना 8। 9 का निकालिएगा तो 3 गुने 3, ठीक है, और 25 का निकालिएगा तो 5 गुने 5। आप ज़रा देखें कि इसका HCF क्या होगा। HCF इसमें कॉमन कौन सा है, एक भी आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसके क्या होंगे HCF ये हो जाएंगे। और LCM की बात करें, LCM की बात करें तो हम क्या देखेंगे, 2, 3, 5 जो भी संख्या वो लिखे, 2 है दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहा है। 2 अधिकतम कितनी बार है, 3 बार। 3 अधिकतम कितनी बार है, 2 बार। 5 अधिकतम कितनी बार है, तो 2 बार। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, 2 दूना 4, दूना 8, 3 तिहाई 9 और 50 25। तो आप जो मैंने ये बात कही कि जिसका मौसा एक हो उसका लसा जो है संख्याओं का गुणनफल हो आता है, वह बात यहाँ भी तो साबित हो रही है। ठीक है जी, इसका ये यहाँ इसका भी मौसा एक हुआ तो इसका एलसीएम क्या हुआ, संख्याओं का गुणनफल हुआ। आप ऐसे गुना कर लीजिए, 25 अठे कितना होता है 200, 200 गुने 9, 9 दूना 1800। इस तरह से एलसीएम आपका प्राप्त हुआ। तो ये चीज़ें हैं। देखिए गुना करने की कोई टेक्निक नहीं होती है। गुना जब बार बार गुना करते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि अच्छा मैं पहले किससे गुना करूँ। वैसे गुना करने के लिए मैं ऐसा भी कर सकता था कि 8 गुने 9, 8 9 72, फिर 25 से गुना करता। लेकिन मैं जानता हूँ कि 25 जो है वो जीरो वाली संख्या प्रदान कर सकती है, और यहाँ तो 25 में 8 से गुना है, 25 चौका 100, फिर चौका जो है 100, इस तरह से। तो ये आपको गुना जब बार बार गुना कीजिएगा ना तो इसमें आपको जो है आपका डेवलप होगा। ऐसे सीधा मैं बता दूं आपको तो ऐसा डेवलप नहीं होता, इसलिए मैं गुना करने की तकनीक जो है आपको नहीं बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, तो ये प्रश्न है, तो काफ़ी आसान प्रश्न है कि दो संख्या दी गई है 306 और 657। इसका HCF दिया गया है 9। इसमें आपको ऐसे ही बता, सामान्य भाषा में ये है कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या आपको दी गई है 306। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आपको क्या प्राप्त है 657। इसका मौसा क्या दिया हुआ है, HCF का मतलब क्या है मौसा बराबर कितना दिया है 9। तो आपको क्या निकालना है, उसी संख्या का लसा निकालना है। लसा तो आपको याद ही होगा कि लसा अगर निकालते हैं तो क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल गुना कर देते हैं, गुणनफल, और उसको क्या है मौसा से भाग दे देते हैं। यही तो सूत्र था। एक बार जो पिछला वीडियो आप जब देखिएगा यूक्लिड वाला, तो उसमें आपको जो है दिखाई देगा दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 306 गुने 657 दोनों संख्या, और इसके भागा में क्या होगा 9 होगा। तो आप देखिए 9 से कटने वाली संख्या तो 12 6 18, दोनों संख्या 9 से कट जाएगी, तो किसी एक संख्या को काट दीजिए। ठीक है, चलिए 306 को रहने देते हैं, बड़ी संख्या इसको काट देते हैं। 9 7 63, 2 9 23 27। तो क्या होगा 306 गुने 73। इसका जो गुना करेंगे वही इसका आंसर प्राप्त होगा। अब 306 में 73 से गुना करके देखें, 306 में 73 से 36 18 का हासिल 1 1 3 3 9 7 42 7 जगह 42 का 2 हासिल 4 4 7 21 8 3 9 4 13 के 3 हासिल 1 2 22,338। ये आपका जो है उत्तर होगा 22,338। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से जल्दी से गुना कर सके तो यह तो तभी होगा जब बार बार आप गुना कीजिएगा, बहुत सारे प्रश्नों को बनाइएगा, तब जाके ये कला आप में विकसित होगी। चलिए अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। जांचना है कि प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब n क्या है पहले से दिया गया, n जो है प्राकृत संख्या, मतलब n का मान क्या हो सकता है 1 2 3 4, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो n का 1 से लेकर अनंत तक कोई भी मान हो सकता है।
तो क्या है 6n जीरो पर समाप्त हो सकती है? आप चले ज़रा सोचें कि अगर यदि हम सब बारी बारी से रखते हैं कि अगर n का मान जो है बारी बारी से 1 2 3 4 इस तरह से हो, यदि n का मान 1 हो तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं 6 के पावर 2 हो, 6 छक्का 36, 6 के पावर 3 हो, 6 के पावर 3 हो तो क्या है? 6 छक्का 36 छक्का 216, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं समय, इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो वैसे भी हम कितना भी कर दे, 6 में कितनी भी बार भी गुना करें तो क्या होगा? 6 को आपस में कितने बार भी गुना करें तो इकाई के स्थान पर 6 आएगा। तो हम वैसे ही बोल सकते हैं कि यह जीरो पर समाप्त तो वैसे भी नहीं हो सकती है। लेकिन देखिए, आपको मैंने उदाहरण में समझाया था कि कोई भी संख्या हो जीरो पर समाप्त कब होती है? जीरो पर समाप्त तब होगी जब उसके गुणनखंड में 2 एवं 5 का एक जोड़ा कम से कम होता है, कम से कम होता है, ठीक है। तो जब उसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे उसमें 2 और 5 का कम से कम एक जोड़ा होगा, तभी बोल सकते हैं कि हाँ 6 जो भी है वह है जीरो पर समाप्त हो सकती है। आप ज़रा सोचें, आप प्रश्न को बनाइए, लिखेंगे हल में ऐसा करके लिखेंगे। आप उसके लिए केवल यह तर्क देना और कुछ सवाल का जवाब है होगा नहीं। 6n, इसको आप तोड़िएगा तो क्या होगा? 2 गुने 3 के पावर n, ठीक है। तो 2 के पावर n गुने 3 के पावर n। इसके गुणनखंड में आप क्या देख रहे हैं? 2 तो है लेकिन कहीं भी आपको 5 दिखाई दे रहे हैं। और किसी भी संख्या को शून्य पर यहाँ लिखना है, नीचे में इस बात को यहाँ लिख दीजिएगा कि किसी भी संख्या को लिख दीजिएगा नीचे में कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 का कम से कम एक जोड़ा होगा तभी वह शून्य पर समाप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यहाँ हम 2 देख रहे हैं लेकिन 5, एक भी 5 यहाँ इस गुणनखंड में नहीं है, अतः 6n जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसे आप चाहे तो इसे ऐसे भी देख सकते हैं। आप ज़रा देखें, हाँ तो ये संख्या है। आप इसको बनाइए कैसे परीक्षा में, हल में ऐसे करेंगे कि 6n बराबर क्या लिखेंगे? 2 × 3 इसका पावर n है, ठीक है। तो 2 के पावर n गुने 3 के पावर n। तो लिखेंगे यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होगा? क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड में 2 एवं 5 का कम से कम एक जोड़ा आवश्यक है। यहाँ 2 तो है, 5 नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से आप तर्क दे करके इसका जो है जवाब दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो परीक्षा में थोड़ा सा हम इसे क्या करते हैं, इसे अच्छे ढंग से संगठित तरीके से बनाते हैं ताकि जो आपको प्रश्न पूछे जा रहे हो और जो आपके एग्जामिनर हो सही ढंग से उसे चेक कर सके। जैसे देखिए, बनाने के लिए तो मैं आपको यह भी कहूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अगला प्रश्न है कि पता करना है कि भाज्य संख्या क्यों है। ये जो पूरी संख्या ये और ये संख्या जो है वो भाज्य क्यों है। तो सबसे पहले ये तो जानना होगा ना कि भाज्य क्या है। इसकी परिभाषा हमने पहले दे दी है। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? वो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक
गुणनखंड हो। अब दो से अधिक का मतलब है दो कौन सी है? एक तो वह एक कोई भी संख्या एक से विभाजित होगी, कोई भी संख्या जो किसी भी विभाजित नहीं कम से कम एक से होगी, और वह एक है स्वयं से विभाजित। तो वैसी संख्या जो एक से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है, इसके अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, तब उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब ज़रा सोचें कि आप दो के बारे में क्या सोचते हैं। दो एक से विभाजित तो होगी, दो से विभाजित होगी ही, और कोई संख्या है जिससे विभाजित हो सके? नहीं। तीन के बारे में भी आप ज़रा सोचें, पाँच के बारे में सोचें, लेकिन नौ के बारे में ज़रा सोचें। नौ क्या है? नौ एक से तो विभाजित होगी ही, तीन से भी विभाजित हो जाएगी नौ के अलावा। तो इसीलिए नौ एक अभाज्य संख्या नहीं बल्कि क्या है? कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो भाज्य संख्या की परिभाषा आपने क्या समझी कि वैसी संख्या जिसके जो एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, और इसके अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, तो उसे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को अब जरा गौर से देखें। क्या है पहला प्रश्न? 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस क्या है? प्लस 13। तो इसे देखें, क्या है कि 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13। ठीक है, आप साधारण तो बीजगणित जरूर बनाए होइएगा। ऐसा करके एक तो तरीका यह भी है कि सब संख्या गुना कर दे, जोड़ दें और देखें कि और कोई संख्या से विभाजित हो रही है तो हम कहेंगे कि, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, व्यावहारिक तरीका है नहीं। व्यावहारिक तरीका ये है कि आप ज़रा सोचें कि ये दो पद आपको प्राप्त हो रहे हैं। पद तो पता होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसमें दो पद हैं, एक तो जोड़ के इस तरफ, जोड़ के उस तरफ, दो पद हैं। तो दो पद में आप दोनों में देखें कि 13 जो है दोनों में उभयनिष्ठ रूप में देख रहे हैं 13। तो क्या है? 7 गुने 11, हाँ, और उधर जो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं? गुणनखंड के रूप का हो गया। तो इसमें क्या है कि यह जो पूरी संख्या है, पूरी संख्या स्वयं से तो विभाजित वैसे भी होती है, एक से तो विभाजित होती है, लेकिन ज़रा सोचे कि क्या 13 से विभाजित नहीं हो रही है? देखने से ही लग रहा है कि इसमें 13 गुणनखंड के रूप में है, तो 13 से विभाजित होगी। हाँ, अतः यह संख्या क्या है? भाज्य है, लिख सकते हैं। ठीक है, अतः यह कौन सी संख्या है? यह भाज्य है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भाज्य संख्या की परिभाषा से, यहाँ आप लिख सकते हैं कि भाज्य संख्या की परिभाषा से हम जानते हैं कि जिस संख्या के मात्र 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य कहते हैं, जबकि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो यहाँ 13 तो देख रहे हैं कि 13 अतिरिक्त गुणनखंड इसका है, तो इसलिए यह संख्या क्या होगी? भाज्य होगी। यहाँ भी आप इसी तरह देख सकते हैं, क्या है? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5। इसमें भी आप देख रहे हैं 5 कॉमन आ रहा है, 5 को कॉमन लेंगे तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में 5 कॉमन ले रहे तो 1 इधर होगा। तो यह संख्या देखिए बाकी किससे विभाजित होगी बाद की बात है, वैसे तो विभाजित इससे भी होगी। 11 से 77 1 78 यहाँ पर पहले प्रश्न में, और यहाँ भी वैसा ही है। लेकिन 5 से तो कम, हमें क्या चेक करना है? हमें बस एक भी गुणनखंड अगर दिखा देंगे अतिरिक्त तो वह भाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार का तर्क देंगे कि यहाँ यह 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, अतः यह संख्या क्या होगी? यह संख्या कौन सी होगी? भाज्य होगी। ठीक है, और क्यों? अगर कोई पूछे इसका और डिटेल्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, तो वैसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो है छठा प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रश्न है, और मेरे हिसाब से इस तरह के प्रश्न जो है वो अधिक से अधिक होने चाहिए। इससे क्या होता है कि आप गणित का व्यवहारिक उपयोग कर पाते हैं। और मैं आपके
आपके लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF डाल दूंगा इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को हल करने के लिए। अगर आपको उसमें दिलचस्पी हो तो ज़रूर इसका हल करें। और दिलचस्पी, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि दिलचस्पी हो तभी इसका हल करें। कभी कभी क्या होता है ना कि हल करते करते आपकी दिलचस्पी हो जाती है। प्रारंभ में मैं भी जब गणित पढ़ा करता था तो उतनी दिलचस्पी नहीं होती थी, लेकिन जब मैंने ज्यामिति बनाना शुरू किया तो एक तरह से वीडियो गेम की तरह हो गया, एक तरह से लत की तरह हो गया। और मैं आपको बता दूं कि मैंने 9th और 10th क्लास के जो मैथमेटिक्स है वो जब मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, SSC का प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहाँ मैंने सारी तैयारियाँ की हैं। और तैयारियाँ नहीं कहे, बस इंटरेस्ट था गणित में और ख़ास करके ज्यामिति में इंटरेस्ट था। तो इस तरह से मुझे काफ़ी मज़ा आता था हल करने में। तो प्रारंभ में नहीं आता था, इसका मतलब मुझे अब पता चला कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप चीज़ें नहीं जानते कि गणित में क्या रस है, गणित में क्या मज़ा है, तब तक आप कैसे पता चलेगा कि हाँ इसमें मतलब मज़ा है नहीं है, जब तक आप उसका सामना नहीं कीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं। गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो वीडियो गेम और जो आजकल तरह तरह के जो नए तरीके के जो नशे हैं, ठीक है, तो उससे कहीं बेहतर है इस चीज़ का नशा। और आपको यह क्या है ना कि आपके केवल बौद्धिक विकास ही नहीं करता है, बल्कि आप में सृजनात्मक विकास भी करता है। आप जब गणित विषय को अगर आप हैंडल कर पाते हैं तो अतिरिक्त बहुत सारे विषय हैं आप उसे हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि गणित जो है ना आपको सूझ प्रदान करती है, आप एक इंसाइट पैदा करती है। और इसका इस्तेमाल जो आप हर विषय के प्रिपरेशन के लिए या हर विषय को समझने में कर सकते हैं। जैसे देखिए इस प्रश्न में क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा गया है कि एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ का मतलब क्या होता है कि इस तरह से वृत्त पर जो है ये रास्ता बना हुआ है और इस पर जो है लोग जो है चल रहे हैं। वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट। एक लड़की सोनिया है, मान लेते हैं सोनिया है, इसको लगता है कितना मिनट? 18 मिनट लगता है मिनट। और जबकि इसी मैदान को रवि को एक चक्कर मारने में कितना लगता है? रवि को कितना लगता है? रवि को इस मैदान क्या बोले हैं कि एक जो है एक वृत्ताकार मैदान है, इसमें सोनिया को लगते हैं कितना? 18 मिनट। और रवि को कितना मिनट लगता है? रवि को लगता है 12 मिनट। आप जरा सोचिए, ठीक है। लगता है, लिखा है कि मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसमें लसा निकालना है या मसा निकालना है। कभी कभी बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम लसा निकालें कि मसा निकालें, क्या करें। आप ज़रा सोचें। देखिए मसा जो होता है ना, मसा एक चीज़ कॉमन सेंस की बात है। मसा और लसा, मसा जो होता है, ठीक है, वो अगर दो संख्याओं का मसा निकालना है, ठीक है, तो वो कम से कम होती है 1, ठीक है, कम से कम क्या होती है? 1 होती है। और अधिक से अधिक उस संख्या के बराबर तक हो सकती है, ठीक है। कोई भी जैसे आप कोई भी संख्या ले, अगर कोई 6, 18 का अगर आपको मौसा निकालना है तो क्या होगा? इसका मौसा 6 होगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा, मौसा 6 होगा। तो मौसा जो होती है ना वो संख्या के बराबर या 1 के बीच में ही होती है। लेकिन लसा क्या होती है? लसा आप निकाल कर देखिए, 6 और 18 का निकालिएगा तो इसका 36 लसा होगा, ठीक है, यानी दोनों से ऊपर। तो लसा जो होती है वो कम से कम इस संख्या के बराबर होती है, ठीक है, कम से कम संख्या के बराबर होती है, अधिक से अधिक इसके गुणनफल के बराबर होती है। तो ये चीज़ें हैं, आपको कॉमन सेंस की बात है, आप ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें आपको जब प्रतियोगी परीक्षा में जाइएगा तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी इससे, कि दो संख्याओं का जो कम से कम मौसा जो होता है, इसे मैं और डिटेल्स में बता सकता था, लेकिन क्या है ना कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको अवॉइड कर रहा हूँ कि दो संख्याओं का जो मौसा होगा वो कम से कम होगा 1 और अधिक से अधिक क्या होगा? तो संख्या तक होगी, ठीक है, वो भी उसमें जो छोटी संख्या होगी वहाँ तक होगी, अधिक से अधिक, ठीक है। और लसा क्या होगा? कम से कम होगा तो संख्या तक होगी और अधिक से अधिक इसके गुणनफल तक होगी, दोनों के गुणनफल तक होगी, वो चीज़ें हैं। खैर,
तो अब ज़रा सोचें, इस प्रश्न के बारे में सोचें, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। अब सोचिए कि आप एक आदमी है जो 12 मिनट में चक्कर मारता है, एक आदमी 18 मिनट में चक्कर मारता है, दोनों मिलेगा तो निश्चित है कि दोनों तो ऐसा नहीं कि दोनों से कम में मिल जाएगा, ये 12 मिनट में मिल जाएगा, 18 मिनट में मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा। मिलेगा तो ज़्यादा में ही, तो ज़्यादा में ही मिलेगा तो निश्चित है कि मौसम तो निकालना ही नहीं होगा, उसका लसन निकालना होगा। ऐसे मैंने ट्रिक से अगर आप सोचे तो ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल ट्रिक नहीं बताऊंगा, यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट भी है। आप ज़रा सोचें कि अगर एक जैसे दो बच्चे हैं, सोनिया, तो सोनिया अगर मान लेते हैं इस दिशा में जो है, इस दिशा में ट्रैवल कर रही है, इस दिशा में ट्रैवल कर रही है, और रवि भी इसी दिशा में ट्रैवल कर रहा है, दोनों साथ में ट्रैवल कर रहा है। तो जैसे 18 मिनट के बाद पुनः सोनिया यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, 18 मिनट के बाद सोनिया यहाँ जाएगी, और रवि क्या है कि 12 मिनट में आएगा, ठीक है। तो चलिए 18 मिनट में ये आ गया, और रवि तो यहाँ नहीं रहेगा, रवि तब तक जो है यहाँ पार कर गया रहेगा इसको, इस वृत्ताकार पथ को, क्योंकि वो तो 12 मिनट में ही इसको पार कर रहा है। 18वां मिनट में तो ये तो बहुत आगे चला जाएगा। 18वां मिनट में तो मैं कहूँ तो रवि यहाँ होगा, एक राउंड पार करने के बाद यहाँ पर होगा रवि, ठीक है। फिर 36 मिनट के 18 मिनट अगली बार जो है सोनिया यहाँ पर कब आएगी? अगली बार सोनिया यहाँ पर कब आएगी? अगली बार सोनिया आएगी 36वें मिनट में, ठीक है। अब ज़रा सोचें कि 36 मिनट में ये जो रवि है वो कहाँ होगा। 36 मिनट में रवि जो है एक राउंड 12 मिनट में, 2 राउंड 24 मिनट में, तीसरा राउंड जो है 36 में, तो फिर यहीं पर आके मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों का क्या निकाल रहे हैं, दोनों का लसन निकाल रहे हैं, ठीक है। एलसीएम दोनों का निकालते हैं, एलसीएम 18 और 12 का निकालते हैं। तो किसी भी तरीक़ा से आप निकाल ले तो 18-12 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वह जो है एलसीएम बराबर 36 होगा, दोनों का एलसीएम जो है 36 होगा। तो लिखेंगे नीचे में कि अतः लिखा है ना कि एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान को मिलेंगे, तो लिखेंगे 36वें मिनट में दोनों का एलसीएम क्या होगा 36 मिनट। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो आप ज़रा सोचिएगा कि उसमें क्या निकालना है, लसन निकालना होगा या मसन निकालना होगा। अब आप सोच लीजिए कि अगर कम करना है, अगर कम ही समय में घटना घटित हो रही हो तो इसमें क्या होगा, मसन निकालना पड़ेगा। अगर घटना इस दोनों संख्याओं के लिमिट से बाहर होगी तो निश्चित है कि लसन निकालना पड़ेगा। और वैसे ज़रा सोच के देखिए, अगर इस तरह के प्रश्न दिए जा रहे हो, आप ज़रा सोचें कि इस तरह के वृत्ताकार पथ है, 12 मिनट में एक चक्कर रवि मार रहा है, 24 मिनट और 36 मिनट में 3 चक्कर मार लिया, 18 दूना 12 तेई 36, 18 दूना 36। आपको बताए होंगे एक पिछला साधारण तरीका से जो निकालना था आपको लसमस, उसमें आपको बताया था कि क्या करते हैं। वो हम देखते हैं कि 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें से मिनिमम एलसीएम का मतलब लघुत्तम मिनिमम जो है वो कॉमन कौन सा होगा, तो 36 होगा। तो इसलिए लघुत्तम जो है निकाल करके जो 36वें मिनट है उसमें इस तरह के बहुत सारे सवाल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, और आपसे आशा रखूंगा कि आप ज़रूर उस प्रश्न को बनाएं ताकि आप में एक सूझ विकसित हो, ठीक है। आगामी प्रश्न, क्योंकि बच्चे क्या है ना कि सभी प्रश्न बना लेंगे, जितने कैलकुलेशन वाला प्रश्न बना लेंगे, लेकिन इस तरह के प्रश्न से भागते हैं। और एनसीईआरटी में तो कितना उदाहरण दिया है, एकमात्र उदाहरण दिया है, लेकिन वही अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने हो तो इस तरह के लगभग सैकड़ों सवाल बनाने पड़ते हैं, और वहाँ पर कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि भाई इसका लसन निकाले कि मसन निकाले। तो इस तरह के प्रश्न के लिए आप ज़रा 2, 4, 10, 20 उदाहरण ज़रूर बनाएं इसका। और मैं आपको ऑब्जेक्टिव का अलग सीट और इस तरह के प्रश्न जो व्यवहारिक प्रश्न, तो इसके लिए अलग सीट 2 सीट में लगा दूंगा, आप इसका ज़रूर हल करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।